नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार गठन का रास्ता साफ। दरअसल बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फडणवीस ने नई सरकार के सामने चुनौतियों का जिक्र किया और कहा कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करना असली चुनौती होगी। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमें और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार के बीच अब सुलह समझौता हो गया है। आपको बता दें, राज्य के राज्यपाल से मुलाकात की है। शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल से मुलाकात की है। ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला त्रास देण्यात आला, आपल्या आमदारांना त्रास देण्यात आला, नेत्यांना त्रास देण्यात आला, अशाही परिस्थितीमध्ये मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की 2.5 वर्षात एकही आमदार आपल्याला सोडून गेला नाही। सगळे आमदार, सगळे नेते संघर्ष करत होते आणि त्या संघर्षामुळेच 2022 साली पुन्हा आपलं सरकार तयार झालं आणि त्यातूनच आज पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत आपल्या महायुतीला, प्रचंड बहुमत हे महायुतीला मिळालं। आणि आपल्या या निमित्ताने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वर्गाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं। आणि अर्थातच तुम्ही सगळे लोक आहात म्हणून मी इथे आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, हमें और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लोगों ने हमसे जो उम्मीदें की हैं उसे पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमें और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना होगा। वहीं महायुति नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बुधवार को महाराष्ट्र सीपी राधा कृष्णन से मुलाकात की है। आपको बता दें, सरकार बनाने का दावा राज्यपाल से मिलने के बाद किया है। महायुति के वरिष्ठ नेताओं के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ चंद्रभान मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रभान मौर्य, जिस तरीके से लगातार कयासों का बाजार गर्म चल रहा था और अंततः देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगी गई, विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है, बीजेपी विधायक दल का नेता। साथ ही जो 2 सहयोगी थे महायुति में, उनकी भी अब सहमति बनती नजर आ रही है। मनोज जी, आज जिस तरह से विधान भवन में बीजेपी ने अपने विजय रूपाणी आए थे, सीतारमण थे और एकनाथ शिंदे थे, अजीत पवार थे, सब में सहमति दिखा के देवेंद्र फडणवीस की घोषणा की गई। घोषणा के बाद कि मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र की तरफ से आए हुए सीतारमण, विजय रूपाणी, इनका धन्यवाद किया। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे विश्वास से लेके मुझे यहाँ का जो नेता चुना गया, विधायक दल का नेता चुनने के बाद यहाँ से निकल के राज्यपाल गए। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया है। और कल शपथ विधि की जो तैयारी चल रही है, बीजेपी शासित राज्य में जितने मुख्यमंत्री हैं सबको बुलाया गया है, उनके मित्र, सहयोगी मित्रों को बुलाया गया है। शपथ विधि की जो तैयारी है बहुत ही पूरी तरह से बीजेपी ऐसा दिखाना चाहती कि हम एनडीए एक घटक एक है और देवेंद्र फडणवीस को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। खुद आज
भूतपूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी महाराष्ट्र बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। निश्चित रूप से चंद्रभान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है देवेंद्र फडणवीस के साथ। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा महायुति की तरफ से पेश किया गया है। फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार के बीच अब सुलह समझौता हो चुका है। अब आपस में जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे वो उन कयासों का बाजार अब खत्म हो चुका है और अंततः देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे अडानी बहाना मोदी निशाना। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है और मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के गठन की मांग एक बार फिर से दोहराई है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की और नारे लगाते हुए जवाबदेही तय किए जाने की मांग भी की। आपको बता दें कि विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार के निकट जमा हुए और नारेबाजी करते हुए रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों की अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। तो लगातार विपक्ष जो है अडानी मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और संसद में अडानी मुद्दे पर चर्चा कराने की बात कह रही है। तो अडानी मामले पर विपक्षी सांसदों के तल्ख तेवर देखने को मिले हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए अडानी मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की है। इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट नजर आया। कांग्रेस के साथ आरजेडी और अन्य कुछ घटक दलों ने अडानी मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही। तो अडानी मामले को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। संसद में लगातार हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी और अन्य कई घटक दल अडानी मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब आगे अगली रिपोर्ट की बात करेंगे ब्लॉक रास्ता सियासी वास्ता की। दरअसल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने और संभल जाने की मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद राहुल गांधी का काफिला दिल्ली लौट गया है। राहुल गांधी ने कहा कि वो पुलिस के साथ अकेले संभल जाने को तैयार थे, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं दी गई। हाथ में संविधान की कॉपी लिए उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो विपक्ष के नेता के अधिकारों का हनन है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे संवैधानिक अधिकार जो है वो छीने गए हैं। ये अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। तो आज राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ संभल हादसे में कथित पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे। इस बीच उनको गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, उनके काफिले को आगे नहीं जाने दिया। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन देना ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है
उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। संभल को लेकर सियासी घमासान जारी है। देव वर्मा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव, आज संभल जाने वाले थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इस दौरान प्रशासन ने उनको रोक दिया है। राहुल गांधी संविधान की वो बुकलेट लिए, उन्होंने कहा संवैधानिक अधिकार जो हमारे हैं, एलओपी के अधिकार हैं, उसका हनन किया जा रहा है और जो हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है और हमें वहां जाने देना चाहिए था, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब राहुल गांधी वहां पर आए थे, उस दौरान जो है लोग वहां पर उत्साहित थे राहुल गांधी को देखने के लिए, और जगह जगह से जो है लोग उनके कार्यकर्ता, जो आला अधिकारी कार्यकर्ता थे, वो सब मौजूद थे, बहुत उत्साहित थे ये देखने के लिए कि राहुल गांधी जो है यहाँ आ रहे हैं और उनके साथ जाने के लिए भी तैयार। लेकिन उनके बैरिकेडिंग लगाई गई और पूरी पुलिस फोर्स जो है प्रशासन की तरफ से जो है वहां पे मौजूद थी, पैरा मिलिट्री पुलिस फोर्स थी, और हर तरीके की, मतलब देखा जाए तो वहां पे किसी भी तरीके से जो है उन्हें जाने ना दिया जाए, वहां पर जो है रोकने का पूरा प्रबंध कर रखा था गाजियाबाद पुलिस ने। और गाजियाबाद पुलिस मतलब इस तरीके से वहां पे एक उनका बर्ताव था कि ये यहाँ से किसी भी तरीके से हर हाल में जो है इन्हें वापस लौटाया जाए, इन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी का वहां पर ये कहना था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको रोका जा रहा है। उनका ये भी कहना था, वहां की जनता जो मौजूद थी उनसे भी यही कहना था, वहां के पुलिस अधिकारी जो मौजूद थे, डीसीपी एडीसीपी जो मौजूद थे, उनसे भी यही कहना था कि मुझे आप आगे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, आपका कौन अधिकार, कौन आपके मंत्री ऐसे हैं जो मुझे रोक रहे हैं, इस जो मेरा खुद का लोकतांत्रिक अधिकार है उसे आगे, मतलब मुझे बढ़ने के। निश्चित रूप से देव वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि हमारे संवैधानिक अधिकार को छीना जा रहा है, हमको रोका जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने उनको कहा कि अभी सुरक्षा व्यवस्था और वहां की कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और आगे आने वाले समय में दोबारा उनको आने पर उनका स्वागत किया जाएगा, उनको वहां तक ले जाया जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे राजधानी की सुरक्षा पर सवाल, हत्या और बवाल। एक ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजधानी की सुरक्षा पर सवाल, हत्या और बवाल। दिल्ली के नेव सराय इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर दंपति और उनकी बेटी की चाकू मारकर हत्या की गई। मृतकों की पहचान 55 साल के राजेश और उनकी पत्नी कोमल, जिनकी उम्र 47 साल है, और बेटी कविता, जिसकी उम्र 23 साल के रूप में पहचान की गई है। पुलिस ने बताया कि सुबह 5 बजे बेटा मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था और घर में जब लौटा तो उसने देखा कि तीनों की हत्या हो गई थी। तो सुरक्षा पर निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। दिल्ली में नेव सराय इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इसमें एक मेल, एक फीमेल और उनकी एक डॉटर है। इन तीनों का चाकू मार के स्टैबिंग से डेथ है। इनके बेटे ने ही कॉल करी है। बेटे ने बताया कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, वापस आके देखा तो इनका मर्डर हुआ पड़ा है। अभी हमने एफएसएल बुला लिया है मौके पे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम कुछ लीड्स पे काम कर रहे हैं इसमें। घर के अंदर कोई ब्रेक इन साइंस नहीं है कहीं पे भी। अब यही देखने का वो है चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में कैसे एंट्री हुई, मतलब क्योंकि कोई ब्रेक इन नहीं है, सब ताले अंदर से बंद थे। लड़का ताला बंद कर गया था और ऊपर छत का ताला भी अंदर से खुला हुआ है।
तो एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है। ये सनसनीखेज वारदात देश की राजधानी में घटित हुई है। राजधानी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। आपको बता दें, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है। दिल्ली में नेव सराय इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है। तो राजधानी दिल्ली से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राजधानी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में नेव सराय इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है। तो इस सनसनीखेज वारदात राजधानी दिल्ली से सामने आई है। राजधानी की कानून व्यवस्था फिर से सवालों के घेरे में है। दिल्ली में नेव सराय इलाके में यह सनसनीखेज वारदात हुई है। और अब हम बात करेंगे टोल पर खाकी का हंगामा। फरीदाबाद के गदपुरी टोल पर बीती रात हरियाणा पुलिस के जवान और उसके साथियों ने गाड़ी फ्री करने को लेकर टोल कर्मी के साथ जमकर मारपीट की। पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैद हुई गाड़ी फ्री करने को लेकर पहले टोल कर्मी के साथ हाथापाई की गई और उसके बाद उसको लाठी डंडों से जमकर उसकी कुटाई की गई। इस पूरी घटना में टोल कर्मी को काफी चोटें आई हैं। फिलहाल टोल प्रशासन की ओर से टोल कर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में गदपुरी थाने में शिकायत दे दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो मारपीट में हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल भी घायल हुआ है। फरीदाबाद से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। टोल कर्मी के साथ मारपीट की गई है गाड़ी फ्री कराने को लेकर। ये तस्वीरें में साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। ये गाड़ियां जो तस्वीरों में दिख रही हैं, गडपुरी टोल प्लाजा की ये घटना है, जहां गाड़ी फ्री कराने को लेकर मारपीट हुई है। मैं 3:28 में फ्रेश होके अपनी लाइन ओपन की थी। जब ये एक गाड़ी पुलिस वालों की आई थी, अपना आई कार्ड दिखाया, मैंने वो गाड़ी एग्जाम कर दी। उसके बाद में गाड़ी के पीछे गाड़ी बाहर रन थ्रू करने जा रहे थे, मैंने गाड़ी पिछली रोकी तो पिछली गाड़ी के साथ में अगली गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी। अगली गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी तो पिछली वाली गाड़ी ने वो अगली वाली ठोक दी। उसमें से गाड़ी में से उतरे, बिना बातें ने कुछ पूछा, तुरंत हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, हाथापाई करने स्टार्ट कर दी, यानी कि एक गाड़ी के चक्कर में दूसरी गाड़ी फ्री निकालना चाह रहे थे। हाँ तब हुआ। हाँ जी। तो कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट शुरू की? उनमें 2 तो पुलिस वाले थे और बाकी उनके सहयोगी थे। सर, मेरा नाम राजेश है। मैं आपके यहाँ पे दिल्ली आगरा टोल रोड है, हमारा जो प्रोजेक्ट है क्यू हाईवे का है, इस पर मैं साउथ एशियन की तरफ से अपना प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। रात को झगड़ा हुआ है जी, कर्मचारी के साथ मारपीट की, क्या पूरा मामला, कुछ जानकारी आपके पास? जी, रात को 3:26 के आसपास का मामला है। हमने अभी सुबह आके पूरा वीडियो को दोबारा रिव्यू किया है और देखा है, तो उसमें पाया गया है कि सर गाड़ी आती है, उसमें कोई मुलाजिम बैठे होते हैं, वो अपना कार्ड शो करते हैं। कार्ड शो करने के बाद में उनको गाड़ी को एग्जाम कर देता है। हमारी जो एग्जामेंट वाली जो भाषा है उसको छूट बोला जाता है। उस गाड़ी को फ्री निकाल देते हैं। नेक्स्ट जो इसके पीछे वाली गाड़ी है, वो गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के भागने की कोशिश करते हैं। तो गदपुरी टोल पर यह घटना सामने आई है। मारपीट में हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल शामिल है। तो गाड़ी फ्री कराने को लेकर टोल कर्मियों से मारपीट की गई है। टोल कर्मी के साथ जमकर मारपीट करी गई है। फरीदाबाद के गदपुरी टोल प्लाजा पर गाड़ी फ्री करने को लेकर ये मारपीट की घटना सामने आई है। ये तस्वीरें साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। देख सकते हैं हम, मारपीट में हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल शामिल है। और अब हम बात करेंगे चैट बोट की सुविधा की। दरअसल छत्तीसगढ़ में बालोद जिला प्रशासन ने चैट बोट की सुविधा शुरू की है। लोग अब घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट पेश किया है। इसके जरिए जिले के निवासी घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करने और फिर उसका समाधान होने तक उसके बारे में चैटबॉट से जान सकेंगे। जिला प्रशासन के माध्यम से एक चैटबॉट का निर्माण किया गया है, जहां पे कि आवेदक अपनी शिकायतें उस पर दर्ज कर सकता है और वो कार्यवाही के लिए आवेदन जो होगा वो संबंधित विभाग को अपलोड हो जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग भी जिला स्तर से की जाएगी और पूरा वेब पोर्टल पे हम लोग उसकी कार्यवाही को अंकित भी करेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी आवेदक हमारे पास आ रहे हैं उनके समय की भी बचत होगी और थोड़ा सा क्वालिटी भी आएगी निराकरण में, ताकि इन लोगों को समय पे अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। एक निजी बैंक के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। इसके जरिए दर्ज की जाने वाली शिकायतों को संबंधित विभाग में जल्द से जल्द भेजा जा सकेगा। शिकायत का समाधान होने के बाद चैटबॉट के जरिए फीडबैक भी लिया जा सकेगा।
HDFC बैंक ने इनिशिएटिव लिया है जिला प्रशासन से हम मिलकर के कि जो भी शिकायतें सिटीजन्स की आती हैं, ये शिकायतें कैसी ट्रैक हो रही है और उसका समाधान क्या हो रहा है, इसका कोई भी निराकरण निकल नहीं पाता है। लेकिन हम लोग इसके लिए एक चैटबॉट बनाए हुए हैं जिसके माध्यम से बहुत आसानी से वो अपना जो भी शिकायत है उसको दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद में उसका निराकरण का जो भी ट्रैकिंग है उसका अपडेट ले सकते हैं और निराकरण होने के बाद में उनके पास में संतुष्टिजनक उनका निराकरण हुआ है या नहीं, उसके लिए भी फीडबैक आएगा। बालोद के लोगों ने चैटबॉट की सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन की तारीफ की है, क्योंकि इससे उन्हें बेवजह सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।